नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? एमए थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है पेपर नंबर 3 का, जो गृह विज्ञान का पेपर नंबर 3 है, उसका हमें ना तो पीडीएफ मिल पा रहा है, ना ही कोई नोट्स मिल पा रहा है और ना ही कोई वीडियो मिल पा रहा है। तो इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए, ठीक है, और महासंग्राम वीडियो लेकर के आइए। तो उसी के लिए मैंने ये महासंग्राम क्लास आपके लिए तैयार की है, जो आपके 2024 और 25 की जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, मतलब जो 24 में एडमिशन लिए थे, 25 में परीक्षा देंगे, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आगे की परीक्षाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, बात करते हैं भैया। तो आपके जो पेपर नंबर, गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 का नाम है, वो नाम है जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या नाम है? जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। मतलब आप कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास में लिंग। ठीक है, वृद्धि और विकास में लिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है होम साइंस है अर्थात गृह विज्ञान है, तो आपको वहां का सिलेबस डाउनलोड करके जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम जेंडर इन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, बात करते हैं जो पिछले 3 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन्हीं से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका जवाब हमें कैसे देना था। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, पूछ रहा है जेंडर की परिभाषा दीजिए, अर्थात लिंग की आपको परिभाषा देनी है। तो आप लिखेंगे भैया, जेंडर का अर्थ स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है। मतलब कह रहे हैं कोई मनुष्य स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, इस अवस्था से हम उसका अर्थ जो है जेंडर से लेते हैं, अर्थात नारीत्व या फिर पुरुषत्व की अवस्थिति और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों और महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। मतलब कह रहे हैं कि किसी का नारीत्व होना, किसी का पुरुषत्व होना, या फिर आप कह सकते हैं सामाजिक संदर्भ में कि किसी का पुरुष होना, किसी का महिला होना, यही हमारा, या इनके बीच का जो अंतर है, यही हमारा जो सामाजिक अंतर देखने को मिलता है, यही हमारा जेंडर कहलाता है। ठीक है, जेंडर के बारे में बताते हुए जूडिथ बटलर महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जेंडर का संबंध जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों से है। मतलब कह रहे हैं समाज कुछ ऐसी क्रियात्मक उपलब्धियां हैं जिनको स्वीकार कर रहा है, या कहें कि यह एक ऐसी शैली है जो समाज द्वारा निर्धारित संकेतों, आंदोलनों व अधिनियमों के गठन के तरीके के रूप में देखी जा सकती है। मतलब बोल रहे हैं यह एक ऐसी शैली है, ठीक है, आप या फिर कह सकते हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत एक ऐसी क्रियात्मक उपलब्धि है जिसको हम क्या कर सकते हैं भैया, जिसको आंदोलन के माध्यम आंदोलन व फिर अधिनियमों की गठन के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके बताते हैं जूडिथ बटलर महोदय जी बताते हैं। ठीक है, नहीं, जूडिथ बटलर महोदय जी बताते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लिंग पहचान का अर्थ बताइए। ठीक है, तो आप लिखेंगे लिंग पहचान का अर्थ जेंडर जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? जेंडर आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। व्यक्ति की व्यक्तिगत वेदना, संवेदना है। ठीक है, ये क्या है? व्यक्ति की व्यक्तिगत संवेदना है, या स्वयं को किस लिंग का मानता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यह एक व्यक्ति स्वयं को एक स्त्री के रूप में देखता है तो उसकी जेंडर आइडेंटिटी या फिर लिंग पहचान आप कहेंगे क्या है? स्त्री की है। मतलब बोल रहे हैं कि लिंग पहचान जो है व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। कई ऐसे पुरुष हैं जो अपने आप को महिला मानते हैं और लगातार आप देख रहे होंगे आधुनिक समय में अपना जेंडर वो परिवर्तित भी करा रहे हैं। आज के समय में तो लिंग परिवर्तन हो भी जाता है। ठीक है, तो चूंकि वो अपने आप को अंदर से एक स्त्री मान रहा है तो उसका जेंडर स्त्री का होगा, और अगर कोई अपने आप को कोई स्त्री है वो अपने आप को पुरुष मानती है तो वो उसका जेंडर क्या कहलाएगा भैया? पुरुष कहलाएगा। हालांकि आज के समय में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लिंग पहचान के अर्थ के बारे में यहां पर आप बता दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया कि यह अधिनियम 1961 में पारित किया गया। इसके अंतर्गत दहेज लेने या फिर देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, ठीक है, साथ ही साथ कम से कम 15,000 या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की है भैया, ठीक है,
आपको क्या करने होते हैं, देने होते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जो आपका ये अधिनियम आया था 1961 में, जिसका नाम था दहेज निषेध अधिनियम, ठीक है। इसके अंतर्गत यह कहा गया कि जो व्यक्ति दहेज देता है या जो लेता है, दोनों अपराधी साबित होंगे। अगर आप दहेज दे रहे हैं तो भी आप अपराधी हैं, और अगर आप दहेज ले रहे हैं तो भी आप क्या है भैया, अपराधी, दोनों व्यक्ति अपराधी होंगे। इसमें जो सजा रखी गई, कम से कम मिनिमम आपको 5 वर्ष का कारावास मतलब जेल होगा, साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे, या फिर जो आपके उपहार के तौर पे या दहेज के तौर पे जो आप दे रहे हैं, वो सारी राशि जो है क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। इसमें जो भी ज्यादा हो, ठीक है, इसमें जो भी ज्यादा हो कि जुर्माने की सजा दी जाती है। मतलब कि अगर आपकी राशि, 1 मिनट की मान लीजिए कि आपका विवाह तय हुआ कितने पे, 11,000 रुपए पे तय हुआ, ठीक है। मतलब आप दहेज ले रहे हैं कितना, 11,000 रुपए, या सामने वाला 11,000 रुपए दहेज दे रहा है। तो अगर कोई 11,000 दहेज दे रहा है तो उसको 15,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 25,000 रुपए दहेज ले रहे हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दहेज ले रहे हैं, तो चूंकि ये 15,000 से ज्यादा है तो आपका दहेज जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 5 वर्ष की जो है क्या दी जाएगी, सजा सुनाई जाएगी, कारावास सुनाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में बता दीजिएगा। वहीं पर अगले प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो अगला नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है लैंगिकता के बारे में, आपको यहाँ पर बताना है, जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे लैंगिकता जो है हमारी भैया, लैंगिकता जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं के रूप में प्रकट होती है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि वो शारीरिक परिवर्तन में ही देख लिया जाए। लैंगिकता जैविक जो है ये क्या होती है भैया, ये शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं में आप इसको देख सकते हैं। अत्यधिक सीमा तक लैंगिकता हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है। मतलब कह रहे हैं बहुत ज्यादा अगर आप इसकी सीमा बढ़ा दें तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी लैंगिकता है वो हमारी इंद्रियों के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। तथा इसका असर संस्कृति, नैतिक, ठीक है, सांस्कृतिक, नैतिक, धार्मिक इत्यादि समस्त पहलुओं पर प्रत्यक्ष होता है। मतलब बोल रहे हैं कि आपकी जो लैंगिकता है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसका आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक सभी पहलुओं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो हमारे यहाँ पर बोलते हैं भैया कि आप स्त्री हैं तो आप हनुमान जी को जो है छू नहीं सकती हैं, टच नहीं कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस्लाम में जाएंगे तो वहां पर बताया जाता है कि शायद कहीं पे स्त्रियों को जाना बिल्कुल मना किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही हर प्रकार से देखें तो धर्म में भी, ठीक है, नैतिकता में भी पुरुषों से पैर छुलाया जाता है, वहीं पर जो लड़कियां होती हैं उनसे कहते हैं भैया तुम पैर मत छुओ, तुम तो कन्या हो, तुम लक्ष्मी का रूप हो, तुम पैर नहीं छू सकती हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक में भी, तो इस प्रकार से आप देखें तो सभी में भी इसके क्या भैया प्रत्यक्ष जो है आपको असर देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष असर देखने को मिलते हैं, किसका, लैंगिकता का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। मतलब पूछ रहे हैं कि अगर आप भारत में बात करें तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे पहला तो आता है यौन उत्पीड़न, ठीक है, दूसरा आता है बलात्कार, तीसरा आता है घरेलू शोषण। ये 3 प्रकार के जो कार्य हैं ये आपके भारत में घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आपके आते हैं, ठीक है। मतलब किसी के साथ अगर आप जबरदस्ती करते हैं या जबरदस्ती करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है, जबरदस्ती करते हैं तो उसे यौन उत्पीड़न कहेंगे, अगर आप उसमें सफल हो जाते हैं तो बलात्कार कहेंगे, और अगर आप घरेलू शोषण मतलब कि घर के कार्य ज्यादा करवाते हैं, उनको अपना जीवन नहीं जीने देते हैं, उनको ठीक से खाने नहीं देते, सोने नहीं देते, तो सब घरेलू शोषण में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी घरेलू हिंसा में आ जाती हैं। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहे हैं कि भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं क्या हैं, आपको यहां पर बताना है। मतलब बोल रहे हैं भारत में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ प्रकार के कह सकते हैं अपराध का सामना कर रही हैं, ठीक है, मतलब झेल रही हैं किसी तरीके से शोषण हो किसी भी प्रकार का, तो उनका तो कौन से ऐसे जो है समस्याएं हैं जिनका वो महिलाएं भारत में जो है क्या कर रही हैं भैया, सामना कर रही हैं। तो आपको लिखना होगा कि महिलाएं मौलिक मानवाधिकारों से वंचित हैं। क्या हैं, जो मौलिक मानवाधिकार हैं उनसे वो बेचारी अलग हैं, बची हुई हैं, मतलब वो नहीं उनके लिए लागू हो पाता किसी तरीके से। कुछ मुद्दे जैसे कि दहेज हो गया, ठीक है, घरेलू हिंसा हो गया, मैं दहेज हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं तेजाब के मामले हो सकते हैं, तेजाब के मामले जैसे मुंह वगैरह पे फेंक दिया जाता है, बलात्कार हो जाता है, ठीक है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, ठीक है, भ्रूण हत्या आदि मुद्दे हैं जो भारत में महिलाओं द्वारा सामना किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा कि भारत में कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका जो है भारत की महिलाएं सामना
कर रही हैं लगातार, और आपको देखने को मिल रहा है कितना भी आधुनिक समाज क्यों ना हो जाए, पर ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे देखिए बढ़ती ही जा रही, जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताइए। जो महिला सशक्तिकरण किया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे किसी एनजीओ के द्वारा किया जा रहा हो, किसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका अर्थ क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे महिला सशक्तिकरण का अर्थ जो है महिलाओं को उनकी दक्षता, ठीक है, स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना है कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। मतलब बोल रहे हैं जो महिलाओं की क्षमता होती है, या आप कह सकते हैं उनकी स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराएंगे। पहले उनकी जो क्षमता है उसका बोध कराएंगे, फिर स्वतंत्रता और फिर मुक्ति का बोध कराएंगे कि मतलब आप किसी से बंधकर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी चीज को हम क्या ले जाएंगे भैया, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें क्या करें, महिलाएं भी भागीदारी हों, ठीक है। मतलब उनकी भी बात सुनी जाए। हालांकि वो वाजिब बात करें ना करें वो उनकी बात, उनका मैटर है, आप उसे माने ना माने, बट उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। हो सकता है कहीं पर आपके काम आ जाए, ठीक है। तो उनका भी, क्योंकि अब ये महिला सशक्तिकरण में आप देख ही पा रहे होंगे कि महिला सीट, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, जिला पंचायत का इलेक्शन हो, ठीक है, यहाँ तक कि जितने भी बड़े से बड़े हैं, अभी राष्ट्रपति में देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी, वो क्या है, महिला ही तो है, महिला है, ठीक है। और उसके बाद जनजाति में आती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वो क्या है, एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण का ही परिणाम है जो आपको आज राष्ट्रपति के स्तर तक देखने को मिल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप महिला सशक्तिकरण के बारे में आराम से समझा दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम बताइए। कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं आई जो किससे, महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी, जिसमें से पहले का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। दूसरा था उज्ज्वला योजना, ये भी आपका किससे था, महिला सशक्तिकरण से ही संबंधित था, सरकारी योजना थी। तीसरा आया प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, ठीक है। चौथा आपका आया स्वाधार गृह योजना, ठीक है। उसके बाद आया वन स्टॉप सेंटर। फिर उसके बाद क्या आया आपका प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। इस प्रकार से 6 जो है सरकारी योजनाएं चलाई गई, किससे संबंधित थी, ये 6 की 6 आपकी किससे संबंधित थी भैया, महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। ये सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो आप इनको आराम से बता दीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए, या फिर आप इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से क्या समझती हैं। मतलब पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला जो आयोग आया था उससे आप क्या समझती हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। इसमें जिसको हम NCW के नाम से भी जानते हैं, भारतीय संसद द्वारा 1990 में क्या हुआ था भैया, पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्या है भैया, 1990 में एक अधिनियम पारित हुआ था, उसी के तहत 31 जनवरी 1992 में भैया राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो कि एक संवैधानिक निकाय था। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। मतलब बोल रहे हैं यह एक ऐसी इकाई है जो क्या करती है, अगर किसी की शिकायत आ रही है या स्वयं, मतलब इसका जो पूरा गठन है या फिर आप कह सकते हैं इसके सदस्यों को लगता है कि इन चीज़ों पे महिलाएं शिकायत नहीं कर पा रही हैं, बट यहाँ पर इनको जो है परेशानी या समस्याएं उठानी पड़ रही हैं, तो उसके आधार पर, ठीक है, स्वतः संज्ञान के आधार पर क्या कहते हैं, महिलाओं के संवैधानिक हितों के लिए उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाता है। मतलब कानून के द्वारा उनको सुरक्षा दी जाए और साथ ही साथ उनकी मदद की जाए, ऐसा नियम बनाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ये या मतलब समझ लेना है अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगला प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप लिखेंगे महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार, ठीक है,
1990 अधिनियम के संख्या 20 के तहत जो है क्या किया गया, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, वही प्रश्न ऊपर वाला है, कोई अलग नहीं है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, महिला विकास समन्वय निगमन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, समन्वय निगमन के बारे में बताना है, महिला विकास समन्वय निगमन के बारे में। तो आप लिखेंगे महिला विकास समन्वय निगम। महिला विकास निगम महिलाओं के कल्याण, ठीक है, विकास और सशक्तिकरण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी, ठीक है, क्या नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। निगम गरीब एवं जागरूकमंद महिलाओं को उनके कौशल को उन्नत कराने के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने और स्वरोजगार और आय सृजन के अवसरों को व्यापक बनाने के लिए नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए धन प्रदान करता है। मतलब आप यहाँ पर समझिए, अगर हम पूरी बात को फिर से समझना चाहें तो कहते हैं जो महिला, एक मिनट इसको सही से कर दें, हाँ, जो महिला विकास समन्वय निगम है भैया, ये क्या करता है, महिला विकास निगम महिलाओं के कल्याण के लिए, कहते हैं विकास एवं उनके सशक्तिकरण के लिए योजनाओं और कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। किसके रूप में, नोडल एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। निगम गरीब एवं जरूरतमंद, ठीक है, क्या बोल रहे हैं भैया, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को उनके कौशल को उन्नत करने के लिए, मतलब बोल रहे हैं कोई ऐसी गरीब महिला है या जरूरतमंद है और उनके कौशल को बढ़ाने के लिए, उन्नत का मतलब क्या हुआ भैया, बढ़ाना, ठीक है, तो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए पारंपरिक व्यवसायों के साथ साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने, मतलब कह रहे हैं कि साथ में पहले तो उनके कौशल को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ उनके जो पारंपरिक व्यवसाय हैं, कुछ ऐसा व्यवसाय है जो महिला लगातार करती आ रही है, तो उसके उत्पादों को बढ़ाया जा सके और साथ ही स्वरोजगार और आय सृजन के लिए अवसरों को व्यापक बनाने के लिए, मतलब स्वरोजगार, खुद ही रोजगार जो पैदा करते हैं, और आय सृजन के अवसरों को, मतलब कि उनकी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसको व्यापक करने के लिए नए क्षेत्रों में क्या किया है, प्रशिक्षण के लिए धन प्रदान करता है। मतलब नए क्षेत्रों में महिलाओं को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए, उसके लिए जो है क्या किया जाता है, धन दिया जाता है, ठीक है, धन प्रदान कराया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्या था, महिला विकास समन्वय निगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि फैमिली कोर्ट से क्या अभिप्राय है, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे फैमिली कोर्ट को कुटुंब न्यायालय या फिर पारिवारिक न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे फैमिली कोर्ट पूछ ले या फिर पारिवारिक न्यायालय पूछ ले या फिर कुटुंब न्यायालय पूछ ले, तीनों का नाम एक ही है। तो आप लिखेंगे यह मुख्य रूप से पारिवारिक विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पारिवारिक विवाद आपको देखने को मिलते हैं, उनको सुलझाने के लिए जो है फैमिली कोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कुटुंब न्यायालय या फिर पारिवारिक न्यायालय में जा सकती हैं और उनको अच्छे से जो है सुलझा सकती हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई करवा सकती हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है मास मीडिया से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो मास मीडिया के बारे में बताते हुए लिखिएगा कि मास मीडिया अर्थात आप कह सकते हैं लोक संपर्क या फिर जनसंपर्क या फिर जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायता होते हैं, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र। ठीक है, पहली तो आप यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिए कि मास मीडिया को ही हम लोक संपर्क या फिर जनसंपर्क कहते हैं या फिर जनसंचार भी कहते हैं। ठीक है, तो तीन नाम आप और जान लीजिएगा। आप कहते हैं कि ऐसे साधनों से है जो क्या करते हैं भैया, बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार स्थापित करते हैं, संचार संबंध स्थापित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि समाचार पत्र पूरे देश की खबर जो है पूरे देश में फैलाता है। तो आप भारत में मान लीजिए भारत के उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, बट आपको दिल्ली की न्यूज़ देखने को मिल जा रही है, तो दिल्ली से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसी प्रकार से पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन या फिर चलचित्र, ये सारी चीजें जो है मास मीडिया ही कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कृषि में महिला की क्या भूमिका है, आपको यहां पर बताना है। कृषि में महिला की भूमिका के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे आंकड़ों के मुताबिक कृषि उत्पादन में महिलाओं का योगदान 20 से 30%
प्रतिशत है, ठीक है। कृषि में कितना है, 20 से 30% महिलाओं का योगदान होता है। एक शोध के अनुसार भारतीय हिमालय क्षेत्र में 1 हेक्टेयर खेत पर एक वर्ष में बैलों की एक जोड़ी 1064 घंटे, एक आदमी 12 घंटे और एक महिला 3485 घंटे काम करती है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर हम एक शोध के अनुसार देखें तो वहां पर बताते हैं जो हमारे भारतीय हिमालय क्षेत्र हैं उसमें 1 हेक्टेयर जो खेत होता है उसमें एक वर्ष में बैल क्या करते हैं भैया, एक जोड़ी बैल 1064 घंटे काम करते हैं, एक आदमी 12 घंटे काम करता है और एक महिला 3485 घंटे काम करती है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो कृषि उत्पादन में महिला के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। मतलब बोल रहे हैं अगर हम इस आंकड़े को देखें तो इससे हमें पता चलता है भैया कि जो महिलाओं की भूमिका है या महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसमें भैया, कृषि में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कृषि में महिलाओं के योगदान के बारे में आप बता सकते हैं, उनकी भूमिका के बारे में बता सकते हैं कि इनकी क्या भूमिका रही है कृषि में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लिंग विश्लेषण मैट्रिक, ठीक है। लिंग विश्लेषण मैट्रिक क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे लिंग विश्लेषण मैट्रिक एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग यह विश्लेषण करने के लिए किया जाता है कि विभिन्न लिंग जैसे कि महिला, पुरुष या फिर जो अन्य में आते हैं कि लोग किसी घटना या स्वास्थ्य चुनौती अनुभव कैसे करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई पुरुष है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है तो वो किसी घटना या फिर किसी स्वास्थ्य चुनौती को वो कैसे अनुभव कर पा रहे हैं। एक महिला जो है किसी स्वास्थ्य चुनौती को कैसे अनुभव कर रही है, पुरुष कैसे अनुभव कर रहा है और ठीक प्रकार से अन्य कैसे अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका क्या करता है भैया, उनका आंकड़ा निकालता है, उनका विश्लेषण करता है। यह इस बात पर विचार करने को बढ़ावा देता है कि किसी विशेष मुद्दे के बारे में किसी व्यक्ति का अनुभव लिंग संबंधित विचारों के साथ कैसे बातचीत करता है। मतलब बोल रहे हैं कि ये इन चीज़ों पर विचार करता है कि मान लीजिए कोई समस्या है, कोई मुद्दा है तो उस पर अगर स्त्रियां बात करती हैं तो वो किस हिसाब से बातचीत करेंगी, पुरुष करेंगे तो किस हिसाब से, या अन्य जो है वो किस हिसाब से बात करेंगे। इन्हीं का विश्लेषण कौन करता है, लिंग विश्लेषण मैट्रिक्स जो है, या आप कह सकते हैं जेंडर एनालिसिस मैट्रिक्स जो है, यही इसकी विशेषता या फिर विश्लेषण करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि माइक्रो क्रेडिट योजना क्या है, आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे माइक्रो क्रेडिट योजना निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक उधार प्रणाली है। क्या है भैया, एक उधार प्रणाली है। जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनको क्या दिया जाता है, उधार दिया जाता है। भारत में फाइनेंशियल संस्था मुख्य रूप से शहरी एवं क्षेत्रीय अर्बन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फाइनेंसिंग विकल्प प्रदान करते हैं। मतलब बोल रहे हैं जो भारत में फाइनेंशियल संस्थाएं हैं वे शहर के साथ साथ क्षेत्रीय, जिसे आप अर्बन कहते हैं, ठीक है, क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये क्या करती है, फाइनेंशियल विकल्प प्रदान करती है। मतलब अगर आपका काम किसी वजह से रुका है तो आप कर्ज के तौर पे लेकर के अपना काम पूरा कर सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को फाइनेंसिंग के विकल्प ना प्राप्त होने की समस्या का समाधान करता है। मतलब बोल रहे हैं ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ उद्यमी रहते हैं, उनकी फाइनेंसिंग विकल्प नहीं होता है उनके पास। मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो पैसे कहाँ से लगाएं। तो उनकी वो समस्या सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनको पैसे की जरूरत है, तो वो इस संस्था के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पैसा या फिर कर्ज के तौर पे रुपया उधार ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कराता है, ये फाइनेंशियल संस्थाएं कराती हैं जो भारत में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। और ये धीरे धीरे एक शोषण का जो है माध्यम भी बनती जा रही है। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। जो प्राइवेट संस्थाएं हैं भैया, मैंने तो देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीबी में या किसी कारणवश रुपया उधार ले लेते हैं, उनसे रुपया उधार वापस पाने के लिए इस तरीके से शोषण उनका किया जाता है भाई साहब, वो देखने के बाद आदमी का दिमाग खट्टा हो जाए। तो ये मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। सरकारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर कार्य कर रही थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है जनसांख्यिकी क्या है, आपको यहाँ पर बताना है जनसांख्यिकी के बारे में। तो आप लिखेंगे जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी
सांख्यिकीय अध्ययन है। मतलब बोल रहे हैं जो मानव जनसंख्या है उसका जब हम सांख्यिकीय अध्ययन करते हैं तो वही हमारा जनसांख्यिकी कहलाता है। इसमें जनसंख्या के आकार के बारे में, रचना संरचना के बारे में, ठीक है, वितरण और जन्म प्रसव प्रवास के बारे में, ठीक है, उसके बाद वय वृद्धि के बारे में और मृत्यु के संदर्भ में स्थानिक और कालिक परिवर्तनों का अध्ययन शामिल होता है। किसमें होता है भैया? जनसांख्यिकी में जो है शामिल होता है कि जनसंख्या का आकार कितना है, संरचना कैसा है, वितरण कैसा है, जन्म प्रवास कैसा है, ठीक है, वय वृद्धि कितना है, और आप कह सकते हैं मृत्यु के संदर्भ में भी जितने भी ये सारी चीजें बताई गई हैं इनको स्थानिक और कालिक, स्थानिक मतलब स्थान के समय अकॉर्डिंग और कालिक मतलब समय के अकॉर्डिंग कौन कौन से परिवर्तन आए हैं इसमें जो है अध्ययन करता है। कौन करता है? जनसांख्यिकी करता है और उनका विवरण भी रखता है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी के बारे में आप आराम से बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है लीगल लिटरेसी अथवा विधिक साक्षरता क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है। मतलब बोल रहे हैं जो विधि साक्षरता है, आप जिसे लीगल लिटरेसी बोलते हैं, इसका केवल यही कार्य है कि जो कुछ भी कानून भारत में सामान्य जनता के लिए बनाए गए हैं उनको क्या किया जाए, लोगों से परिचित कराया जाए। हालांकि उनको ना जानने से उनका शोषण एक तरीके से आप समझ सकते हैं होता है, तो उनसे वो बच पाए बेचारे। ठीक है, उनसे अगर वो परिचित रहेंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे, अपने लिए लड़ पाएंगे। जब उनसे वो परिचित ही नहीं होंगे तो बेचारे डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसका अर्थ कानून से संबंधित इतनी क्षमता से है भैया जो किसी कानून समाज के अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। मतलब इतनी चीजों को वो बताते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो समाज में अगर आप अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपके साथ कोई धोखाधड़ी का काम ना होने पाए। मतलब आप पुलिस को देख के डर गए और उसने जो कुछ भी कहा आप कर दिए, 150, 1000, 500 रुपए उठा के उसको दे दिए। और चूंकि पुलिस को तनख्वाह सरकार दे रही है, हमारा और आपका काम नहीं है पुलिस को पैसा देना। पुलिस हमारी सेवा में आ रही है, हमारी रक्षा करेगी, हमसे बातचीत करेगी, हम पैसे क्यों दे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है क्या करना है, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। हालांकि ये पुलिस ही नहीं, आप डॉक्टर विभाग में चले जाएंगे, ठीक है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें चले जाएंगे, राजस्व विभाग में चले जाते हैं, सब जगह पे यही मारामारी है। बिना पैसे के काम नहीं होता है। हालांकि सरकार भी दे रही है, उसके ऊपर से हम भी दे रहे हैं, उसके बाद भी काम हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है क्या जेंडर जेंडर स्टीरियो टाइपिंग, हाँ, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई धारणा है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति वो अपने जेंडर के हिसाब से कुछ अवधारणाएं बनाता है, उसी के बारे में जो है आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। लिखेंगे इसमें भैया कि जो समाज उसकी विशेषताओं, व्यवहार और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। मतलब क्या करते हैं, समाज क्या करती है, उनकी जो विशेषता है, उनके जो व्यवहार है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनको लिंग के आधार पर क्या करती है, परिभाषित करती है कि आपको कौन सी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, कौन से कैसे व्यवहार आपको करने चाहिए और आपकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये समाज तय करता है आपके लिंग के अकॉर्डिंग। तो इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लैंगिक असमानता का अर्थ बताइए। लैंगिक असमानता के अर्थ के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। मतलब बोल रहे हैं कि लैंगिक असमानता का अर्थ हम किससे निकालते हैं, जो लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है उसी से निकालते हैं। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। मतलब बोले परंपरागत रूप में अगर देखें तो समाज में जो महिलाएं हैं उसको क्या एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है, कि महिलाओं को अलग नजर से देखा जाता है कि ये बेचारी कमजोर होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, लैंगिक असमानता कहते हैं, जब लिंग के आधार पर महिलाओं या पुरुषों के साथ भेदभाव होने लगे तो। ठीक है, चलिए, हालांकि यहाँ पर केवल महिला लिखा गया है लेकिन पुरुषों के साथ भी भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठंडी का समय है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक मोजा अगर आप खरीदने जाते हैं, सॉक्स जिसे कहते हैं, तो स्त्रियों के लिए अंगूठा वाला बनाया जाता है, मर्दों के लिए बिना अंगूठा वाला बनाया जाता है। क्या भाई, मतलब मर्दों के पास अंगूठा ही नहीं है, ऐसा है कुछ? अंगूठा है, सभी के पास अंगूठा होता है। लेकिन भेदभाव कर रहे हैं ना, तो पुरुषों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ जो है लिंग मुख्य धारा से है। क्या है? लिंग मुख्य धारा से है। लिंग मुख्य धारा समाज को पूर्वग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह से मुक्त कराने का तरीका है। क्या कराना है? पूर्वाग्रह मतलब किसी चीज के बारे में जो आप पहले से ही अवधारणा बना लेते हैं तो उससे आप मुक्ति पा सकें, उसी का जो है एक तरीका है, जिससे बोलते हैं कि जिसमें सभी के बराबर अधिकारों और अवसर है। मतलब बोलते हैं इसमें सभी को बराबर अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे हम महिला का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में पहले से ही कुछ अवधारणाएं बन जाती हैं कि ये नहीं कर पाएंगी, ये फर्जी, बेकार, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उनसे हमें मुक्त कराने के लिए जो है ये क्या किया गया है? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जो है बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आगे लिखते हैं कि इसका मतलब जो है नीति निर्माण, ठीक है, मतलब किसी नियम को बनाना, अनुसंधान, वकालत, कानून बनाने और खर्च में लिंग समानता केंद्र बनाना है, ठीक है। मतलब इसका यही सब काम है। क्या करेगा भैया? नीति निर्माण में, साथ में अनुसंधान, वकालत, कानून बनाने में खर्च जो लगेगा वो लिंग समानता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहे हैं मतलब ऐसा है कि जो भी खर्च होगा, जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी वकालत, अनुसंधान या नीति निर्माण से संबंधित होगा, उसमें यह माना जाएगा कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। उसके बाद ही जो है कानून कोई भी बनाया जाएगा या भी कोई खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम योजना में जो है क्या किया जाता है? लिंग भूमिका, महिलाओं और पुरुषों के विचार, अनुभव, हित आदि का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि कार्यक्रम योजना में जो लिंग भूमिका होती है उसमें भैया महिला और पुरुष के विचार, अनुभव उनके और साथ ही साथ हित, ये सभी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ऐसा नहीं है केवल पुरुष ही निभाते हैं और ना ही ऐसा है कि केवल स्त्रियां ही निभाती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? कि लिंग सिद्धांत का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जेंडर का सिद्धांत, या फिर आप कह सकते हैं कि हाँ, जेंडर का सिद्धांत क्या है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे लिंग सिद्धांत या फिर जेंडर थ्योरी किसी दिए गए संदर्भ, समुदाय, समाज या फिर अध्ययन के क्षेत्र सहित साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, ठीक है, शिक्षा में पुरुष और स्त्री या फिर स्त्री और या विचित्र व्यवहार के रूप में समझा जाने वाला अध्ययन है। मतलब आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? चलिए बताता हूँ। बोलते हैं लिंग सिद्धांत या फिर आप जिसे जेंडर थ्योरी कहते हैं, वो दिए गए संदर्भ जैसे कि समुदाय में, समाज या फिर अध्ययन के क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र सहित साहित्य में, ठीक है, इतिहास में, समाजशास्त्र में, ठीक है, उसके बाद शिक्षा में पुरुष और स्त्री या फिर स्त्री और या फिर विचित्र व्यवहार के रूप में समझा जाने वाला क्या है? एक अध्ययन है जिसको हम लिंग सिद्धांत जो है मानते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी भेदभाव किए जा रहे हैं या लिंग के अकॉर्डिंग या फिर कह सकते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको हम एक लिंग सिद्धांत बता दें। लिंग से संबंधित या जेंडर से संबंधित जितनी भी बातें पढ़ते हैं वो लिंग सिद्धांत के अंतर्गत ही आती हैं या जेंडर थ्योरी के अंतर्गत ही आती हैं। आप ये चीज़ें कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लिंग विभेद क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे लिंग विभेद से तात्पर्य बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लिंग असमानता, ठीक है, किससे है? लैंगिक असमानता से है। आगे आप लिखेंगे बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा तथा पालन पोषण में बालिकाओं से निम्न स्तर की स्थिति में रखा जाता है, जिससे वह पिछड़ जाती हैं, लिंग विभेद कहलाता है। मतलब यहाँ पर केवल ये बोल रहे हैं कि बालक और बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर जब आप भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से बालिकाओं को समाज में शिक्षा की बात हो या फिर पालन पोषण की बात हो, इसमें बालिकाओं को क्या किया जाता है? नीचे रखा जाता है, निम्न स्तर में रखा जाता है। मतलब कि अगर आप समझिए कि बच्चों को ज़्यादा खिलाएं पिलाएंगी, लड़कियों को कम खिलाएं पिलाएंगी, अरे तुमको बाहर निकलना है, बच्चे को ज़्यादा खिलाएं पिलाएंगी, पढ़ाने में भी वैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है, इसी को लिंग विभेद कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है लिंग संवेदनशीलता क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे लैंगिक संवेदनशीलता जो है वो जेंडर सेंसटाइजेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? जेंडर सेंसटाइजेशन या फिर यानी कह सकते हैं हर लिंग, ठीक है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, का व्यक्ति दूसरे लिंग चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो के प्रति समान
प्रति सम्मान का भाव रखें। मतलब बोल रहे हैं कि लैंगिक संवेदनशीलता में आप ये कह सकते हैं कि चाहे जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष, दोनों लोग, स्त्री या पुरुष, ठीक है, दोनों के लिए क्या रखेंगे, सम्मान का भाव रखेंगे, दोनों के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। पुरुष स्त्री के प्रति, पुरुष पुरुष के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, स्त्री स्त्री के प्रति, ठीक है। तो ये सभी लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे। यही आपकी लैंगिक संवेदनशीलता कहलाता है। लिंग विभेद को दरकिनार कर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना ही लैंगिक या फिर लिंग संवेदनशीलता कहलाता है। मतलब कह रहे हैं कि जो लिंग विभेद देखने को आपको मिल रहा है, लिंग भेद देखने को मिल रहा है, इसको आप क्या करें, दरकिनार मतलब कि अलग हटा दें, और बाद में क्या करें भैया, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखाएं। यही आपका क्या कहलाता है, लैंगिक या फिर लिंग संवेदनशीलता कहलाता है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, लिंग जागरूकता क्या है, आपको बताना है। तो लिखेंगे कि खुद को पुरुष या फिर महिला के रूप में वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लिंग जागरूकता कहते हैं। मतलब खुद को अगर आप पुरुष या फिर महिला के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जैसे मैं मान लिया कि मैंने मान लिया मैं एक पुरुष हूं और आप मान ले रही हैं कि आप एक स्त्री हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, लिंग जागरूकता कहलाता है। जब कोई भी अपने आप को किसी लिंग के आधार पर जो है स्वीकार कर लेता है कि मैं पुरुष या फिर महिला हूं, तो वो क्या कहलाता है भैया, हमारा लिंग जागरूकता कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समेकित बाल विकास योजना ICDS जो है क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे समेकित बाल विकास योजना 1975 में हो क्या हुआ था भैया, पारित हुआ था। यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन का एक विकास कार्यक्रम है। मतलब बोल रहे हैं यह एक ऐसा है जिसके जैसा, अद्वितीय मतलब कि जिसके जैसा दूसरा ना हो। प्रारंभिक बचपन मतलब स्टार्टिंग जो बचपन होता है बालक का, उसमें विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था। इसका उद्देश्य है कि कुपोषण, ठीक है, स्वास्थ्य और बच्चों, ठीक है, गर्भवती और धात्री माताओं की विकास आवश्यकताओं के को पूरा करना। मतलब इसमें यह रखा गया था कि जो कुपोषण होते हैं या जो स्वास्थ्य के रूप से कमजोर होते हैं बच्चे, ठीक है, कमजोर होते हैं बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर धात्री माताओं को क्या किया जाता है भैया, उनको आवश्यकताओं के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करवाया जाता है। कुछ चीज़ें सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं बिल्कुल मुफ्त में, जिससे ये सारी चीज़ों का उन्हें सामना ना करना पड़े। तो उसी को जो है समेकित बाल विकास योजना कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको यहां पर बताना है। तो आप लिखेंगे भैया कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। ठीक है, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2001 से 2002 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी वर्ग के बच्चों को क्या किया जाएगा, उपयोगी एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान कराना है। साथ ही साथ बताते हैं कि यह प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में प्रदान करने संबंधित जागरूकता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। मतलब बोलते हैं कि 2001 से 2002 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। इसका केवल एक उद्देश्य था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या किया जाएगा भैया, शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी, बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। ठीक है, दिलाई जाएगी। और यह प्रारंभिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्रदान करने से संबंधित, प्रारंभिक जो शिक्षा है उसको एक मिशन के रूप में जो है चलाया गया था, जिससे सभी लोग जागरूक हो पाए, उसी का एक पूर्ण प्रयास किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो इसको आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के बारे में आपको यहां पर बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के बारे में बताना है। तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को 2018 में लागू किया गया था। यह मिशन बाकी सभी शिक्षा से संबंधित योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए शुरू किया गया था। मतलब बोल रहे हैं जो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, ये 2018 में स्टार्ट किया गया था। ये मिशन चाहता था कि बाकी सभी जितने भी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, इनको सभी को एक छत के नीचे मतलब इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, यानी जितनी इससे पूर्व योजनाएं हैं उन सबका इनमें एकीकरण कर दिया जाए। मतलब इससे पहले जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को एकीकृत किया जाएगा, उनका निचोड़ निकाला जाएगा। यह इस योजना में जिन पहले किसी योजनाओं को जोड़ा गया था उनके नाम है, पहला तो साक्षर भारत,
दूसरा सर्व शिक्षा अभियान और तीसरा राष्ट्रीय प्रारंभ माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो अधिनियम आए थे या योजना आई थी, इनको क्या किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में सबसे पहले क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ क्या होता है, माँ की कोख में मादा भ्रूण को निकाल फेंकना। मतलब बोल रहे हैं कि जब क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं या चेक करवाते हैं, तो अगर पेट में कोई बच्ची है तो क्या करवाते हैं भैया, उसकी सफाई करवा देते हैं या फिर जो कुछ भी होता है, तो इस तरीके से जो ये भी करवाया जाता है, इसको कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब पेट में ही बच्ची को खत्म कर देना, यही क्या कहलाता है, कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। जन्म पूर्व परीक्षण, ठीक है, जन्म पूर्व परीक्षण तकनीकी दुरुपयोग के नियमन और बचाव। मतलब कह रहे हैं कि जो जन्म पूर्व परीक्षण या तकनीकी करवाई जाती है, अधिनियम 2002 की धारा 4(1) BC के तहत जो है भ्रूण को परिभाषित किया गया कि निषेचन या फिर निषेचन निर्माण के 97, हाँ, निषेचन निर्माण के 97 दिन से शुरू होकर अपने जन्म के विकास की अवधि के दौरान एक मानवीय जीव। मतलब ये बताया गया था, भ्रूण का अर्थ यही बताया गया था कि जब माता के पेट में गर्भ आता है, बच्चा आता है, जिस समय पे पता चलता है उनको, उस समय से लेकर के और 97 दिन शुरू होकर, ठीक है, आने के बाद 97 दिन, जैसे मान लीजिए किसी माता को पता चला कि उनके पेट में बालक है, तो उस दिन से जुड़ेंगे जब 97 दिन हो जाता है, उसके बाद से शुरू लेकर के और जन्म तक के जो समय होता है, उसको क्या कहते हैं भैया, उसको भ्रूण कहा जाता है। अधिनियम 2002 धारा 4(1) BC के तहत भ्रूण को परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप इसके बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, लिंग समानता क्या है, आपको यहां पर बताना है। ठीक है, किसके बारे में, लिंग समानता के बारे में। तो आप लिखेंगे, लिंग समानता किसी समाज की वह स्थिति है जिसमें संसाधनों एवं अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी संसाधन है, कोई भी अवसर है, अगर वो चीज़ें उपलब्ध हैं तो उसको उपलब्ध कराने में स्त्री या पुरुष के हिसाब से कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखी जाएगी कि ये चीज़ें स्त्रियों के लिए है, पुरुषों के लिए है, या स्त्रियों को इसमें छूट देंगे या फिर पुरुषों को छूट देंगे। ठीक है, सभी स्त्री या पुरुष किसी को आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय प्रक्रिया में समान रूप देना देखा जाता है। मतलब बोल रहे हैं, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, सभी को आर्थिक भागीदारी, मतलब रुपए के हिसाब से, और निर्णय प्रक्रिया में जब कोई भी निर्णय लेना हो, दोनों में क्या किया जाता है भैया, समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को देखा जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 के बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 का अर्थ वह कानून है जो नियोक्ताओं द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच मजदूरी और रोजगार की अन्य शर्तों के मामले में भेदभाव को प्रबंधित करता है। मतलब बोल रहे हैं, जो हमारा समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 है, उसका अर्थ यह है कि जो नियोक्ताएं हैं, नियोक्ताओं के द्वारा महिलाओं और पुरुषों के बीच मजदूरी और रोजगार की जो अन्य शर्तें हैं, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मजदूरी से संबंधित महिला हो या पुरुष हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं देखा जाएगा। समान परिश्रमिक का अर्थ है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या फिर महिला हो। मतलब बोल रहे हैं कि कोई भी कार्य है, उस कार्य को चाहे पुरुष कर रहा हो चाहे महिला कर रही हो, दोनों को बराबर रुपये दिए जाएंगे। अगर किसी को 300 350 दिहाड़ी दी जा रही है पुरुष को, तो स्त्री को भी 350 और 350 दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्त्री को कम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे दीजिएगा, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 को। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इसका दूसरा पार्ट लेकर के आइए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।